आप जिस पे ज़्यादा भरोसा करते हो ना, वही आपके पीठ पीछे आप पर वार करता है। कि रात को अकेले बैठकर अपने तकिए से बातें कर लो, बात ही खत्म। आपने किसी को अपने दिल की बात बता दी, बस किसी ने सुन ली, आपने सुना दी, आपका अकेलापन दूर हो गया। कुछ लोगों को कामयाबी में सुकून मिलता है और किसी इंसान के लिए सुकून ही कामयाबी है। एक चुप है, सो सुख है। सुना, मन से निकाला, मन में कई बार आता है तो फिर मैं वो दूसरा तरीका अपनाती हूँ, लिख देती हूँ, लिख के उस कागज को फाड़ देती हूँ। अपने मन को शांत कर लिया, लेकिन आगे प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। आपने आलोचना सुन ली, आपने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, आप चुप कर गए, उनकी ईगो सेटिस्फाइड हो गई। आप अपने आप को गुस्से में नहीं लेकर आए तो आपकी सेहत को नुकसान नहीं हुआ। आपने बात सुनी, चुप कर लिया, बात खत्म। क्योंकि जितना आप ज़्यादा हम सोचते हैं किसी बात को, उतना हम लोग तनाव में आते हैं, तो अपनी सेहत को ज़्यादा नुकसान होता है, उस इंसान को नुकसान नहीं होता। उसने तो आलोचना कर दी, काम खत्म। ऐ परेशानी तू आकर कर देती है मुझे उदास, पर तेरे आने के बाद ही होता है मुझे आभास कि खुशी पाने के लिए बहुत ज़रूरी है तेरे होने का एहसास। खुशी पाने के लिए बहुत ज़रूरी है तेरे होने का एहसास। नमस्कार दोस्तों कहते हैं ज़िंदगी एक टीचर की तरह होती है जो हमें हर रोज़ कुछ नया सिखाती है, कुछ सबक सिखाती है, कुछ पाठ पढ़ाती है। तो आज के विशेष प्रोग्राम में हमारे साथ एक टीचर ही हैं, जहां एक तरफ हम उनसे कुछ लेसन सीखेंगे ज़िंदगी के, वहीं दूसरी तरफ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ज़िंदगी ने उन्हें क्या सिखाया है, उनके तजर्बे क्या रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं। तो चलिए इस गुफ्तगू के प्रोग्राम में हमारे साथ है मैडम रचना, तो उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैम आप ये बताइए कि अगर मैं पूछूं कि ज़िंदगी ने अब तक सबसे बड़ा लेसन आपको कौन सा सिखाया है, तो आप क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी ने मुझे सबसे बड़ा सबक यही सिखाया है कि कभी भी मुसीबतों से घबराओ मत। मुसीबतें आपके जीवन का अंग हैं। चुनौतियाँ, संघर्ष आपके जीवन में आएंगी, उनसे घबराकर, निराश होकर ज़िंदगी खराब मत करो। अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जियो और उनका मुकाबला करो। जितना भी संघर्ष हो, जितनी भी कठिन डगर हो, रोना नहीं, निराश नहीं होना, खुशी से सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर आगे बढ़ते जाना है और मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगी। बहुत सारे लोग ना ये सोचते हैं कि संघर्ष आ गया, पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या रिश्तों में दोबारा प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या आपको लगता है कि सफलता तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है, यही एक रास्ता है? बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल लगता है। सफलता तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। एक छोटी सी कहानी मेरे दिमाग में आई है, वो सुनाती हूँ। एक बार एक किसान होता है, अपनी फसल बहुत मेहनत से उगाता है। हर साल कभी ना कभी उसकी फसल खराब हो जाती है। कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी तूफान आ जाता है। तो एक दिन बड़े गुस्से में वो भगवान से बोलता है कि भगवान जी, आप लोग कहते हैं कि आपसे जो भी मांगो आप दे देते हो। लोग ये भी कहते हैं कि आप सब कुछ जानते हो, अंतर्यामी हो, लेकिन आप इतना ही नहीं जानते कि फसल कैसे उगाई जाती है। अगर आप मुझे शक्ति दे दो तो मैं आपको दिखाऊं कि फसल कैसे उगाई जाती है। भगवान मुस्कुरा पड़े, आते हैं उसके पास, कहते ठीक है, मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ कि अपने खेत में तुम जैसे चाहो वैसे उस शक्ति का प्रयोग करो। बड़ा खुश होता है किसान। वो जब चाहता है वो धूप देता है अपनी फसल को, जब चाहता है वो बारिश देता है अपनी फसल को। उसकी फसल लहरा उठती है, उसकी गेहूं जो है बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, तो बड़ा खुश होता है। कहता है अब गेहूं कटने की बारी आ गई, चलो अब मैं भगवान को दिखाऊंगा कि शक्ति का प्रयोग कैसे होता है। जिस दिन वो गेहूं की कटाई करने लगता है तो वो रोने लग पड़ता है, बहुत उदास होता है। भगवान जी को बुलाता है, कहता है भगवान जी, मुझे नहीं पता आपने मुझे किस बात की सज़ा दी। भगवान जी आते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते मैंने कौन सी सज़ा दी, जो तुमने मांगा तुम्हें दे दिया, अब बताओ क्या हुआ। कहते मेरे गेहूं में एक भी कनक की बाली नहीं है, कनक ही नहीं है बीच में, ये कैसे हो गया। भगवान ने कहा कि तुमने उन्हें संघर्ष ही नहीं करने दिया। कहते तुमने फसल तो लहरा दी, लेकिन वे फसल ना ओलों से घबराई, ना बारिश के थपेड़ों से उसने झुलसा, ना वह तूफान से टकराई। कहते जब उसने संघर्ष ही नहीं किया तो कनक कैसे पैदा होगी। तो
कहते कनक पैदा तब होती है जब गेहूं की बालियां संघर्ष करती हैं, जब वो थपेड़ों को सहती हैं, तब उसमें वो अन्न पैदा होता है, वो कनक पैदा होती है जिसे तुम काटते हो। तुमने संघर्ष नहीं करने दिया तो कनक पैदा नहीं हुई। यहाँ से ये है कि सफलता हमेशा संघर्ष से ही मिलती है। जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे सफलता का स्वाद नहीं चख पाओगे। संघर्ष ही जीवन में सफलता का राज है। मेहनत और संघर्ष, ये दो चीज़ें ही आपको तपकर सोना बनाती है। बिल्कुल सही कहा कि अगर हम आग में तपेंगे तभी सोना जो है वो निखरता है। जो लोग हमारे कई बार आलोचक होते हैं, कहते हैं आलोचना भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मेरे ख्याल से आप हिंदी के टीचर हैं तो कबीर जी का दोहा है, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छुआए, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सुभाए। बिल्कुल सही बात है कि आलोचक होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई हमारी आलोचना करता है तो हम अपने आप में सुधार करने का प्रयास करते हैं और बिना पानी के बिना साबुन के वो एक तरह से हमें स्वच्छ बना देते हैं, या कि कह सकते हैं हमें इम्प्रूव करते हैं। लेकिन कई बार कुछ लोगों की बातें जो है ना वो ज़्यादा हर्ट कर जाती हैं, ज़्यादा दुखी हमें करती हैं। तो अगर कोई इंसान हमें कोई ऐसी बात कह देता है जिसकी वजह से हम दुखी होते हैं, तो कैसे डील करना चाहिए, मन को कैसे समझाना चाहिए ताकि लड़ाई भी ना करें। ऐसा भी ना हो कि उसने एक बात कही तो हम 10 बातें कहें, फिर हम में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। लेकिन अपने मन को कैसे समझाया जाए कि हम दुखी ना हों। देखिए, आलोचना ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा आलोचना जो है मन को दुखी करती है। मैंने अपने जीवन में एक सिद्धांत बनाया हुआ है कि वो भी अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया है। पहले आलोचना सुन के मैं भी दुखी होती थी, कई बार गलत बोल भी देती थी, क्योंकि रिएक्शन जो है वो सामने आता है। लेकिन अब मैंने एक सिद्धांत बनाया है, मैं चुप रहती हूँ। एक चुप सो सुख। अगर आप जवाब नहीं दोगे, आपने आलोचना सुन ली, आपने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, आप चुप कर गए, उनकी ईगो सेटिस्फाइड हो गई, आप अपने आप को गुस्से में नहीं लेकर आए, तो आपकी सेहत को नुकसान नहीं हुआ। आपने बात सुनी, चुप कर लिया, बात खत्म। क्योंकि जितना आप ज़्यादा हम सोचते हैं किसी बात को, उतना हम लोग तनाव में आते हैं, तो अपनी सेहत को ज़्यादा नुकसान होता है, उस इंसान को नुकसान नहीं होता। उसने तो आलोचना कर दी, काम खत्म, वो तो जाके अपना एंजॉय करेगा। लेकिन आप उस चीज़ को जब तक दिमाग में रखोगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने दिन, वो आप अपने परिवार से दूर होते जा रहे हो, आप अपने आप से दूर होते जा रहे हो, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा नुकसान करती है, आपकी सेहत को, मानसिक सेहत को। गुस्सा, चिड़चिड़ापन आपको आएगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इसलिए अब मैंने ये सिद्धांत अपनाया, कोई कुछ भी बोले मैं चुप होती हूँ, चुप रहती हूँ। एक चुप है सो सुख है, सुना, मन से निकाला। मन में कई बार आता है तो फिर मैं वो दूसरा तरीका अपनाती हूँ, लिख देती हूँ, लिख के उस कागज़ को फाड़ देती हूँ, अपने मन को शांत कर लिया, लेकिन आगे प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। बिल्कुल सही बात है। कहते हैं कि जो चुप्पी होती है ना, उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर कोई इंसान हमें बेवजह परेशान कर रहा है, तो जो इंसान चुप रहता है, वक्त जो है ना और भगवान जो है उसका जवाब खुद दे देते हैं। और दूसरी बात ये, जैसे आपने कहा कि सबसे बड़ी बात होती है ज़िंदगी में पीस ऑफ माइंड, कि आपका शांत रहना ज़रूरी है। जितना हम क्रोधित होंगे, जितना हम किसी के साथ जिसे कहते हैं ना सवाल जवाब करेंगे, उतना ही हम कहीं ना कहीं दुखी होते रहेंगे, अपने मन को परेशान करते रहेंगे। तो ये एक अच्छी ट्रिक है मेरे ख्याल से, जिसको हर एक को अपनाना चाहिए, तो घर में झगड़े भी नहीं होंगे, ऑफिस में झगड़े भी नहीं होंगे। अगर मैं आपको पूछूं कि आपके इतने टीचिंग करियर में, इतने सालों के टीचिंग करियर में, एक ऐसा लेसन, एक तो ज़िंदगी ने आपको पढ़ाया जिसके कारण आपने कहा कि सब्र रखना चाहिए, लोगों ने कौन सा लेसन पढ़ाया? क्योंकि लोग जो है ना वो बहुत कुछ सिखाते हैं, क्योंकि हर तरह के लोग हमें हर रोज़ मिलते हैं, तो लोगों ने भी कुछ सिखाया। लोगों ने ये सिखाया कि किसी पर इतना भरोसा मत करो। आप जिस पे ज़्यादा भरोसा करते हो ना, वही आपके पीठ पीछे आप पर वार करता है। तो ये चीज़ मैंने अपने करियर में सीखी है कि इतना विश्वास मत करो कि आप उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दो और वो बाद में आपको आपके पीठ पर छुरा घोंपे। तो विश्वास करो, उतना करो, और बी प्रोफेशनल। अपनी
प्रोफेशनल जीवन में कभी अपनी पर्सनल लाइफ मत लेके आओ। बी प्रोफेशनल। आप अपने काम में जो आपने काम करना है, जो आपको काम असाइन है, चाहे आपकी किसी पर्सन के साथ नहीं अच्छी बनती, क्योंकि हर कोई हर फील्ड में दोस्त नहीं होता, बिल्कुल, बने ना बने, प्रोफेशनल रहो। आपने काम जिसके साथ आपको असाइन किया है वो व्यक्ति कैसा भी है, पर्सनली उसको जज मत करो, काम पर उसको जज करो। वो आपने उसके साथ काम करना है, काम के साथ आप अपना उसके साथ यूनिटी रखो, उसके साथ काम की बात करो। कभी भी पर्सनल किसी को जज करके अपनी एक इमेज मत बना लो कि ये व्यक्ति ऐसा ही होगा, मेरे साथ काम करेगा। नहीं, आपकी पर्सनल जजमेंट नहीं डिसाइड करती कि वो व्यक्ति कैसा है, क्योंकि आपने उसके कभी सर्कमस्टांसेस जाने ही नहीं। आप नहीं जान सकते कि उसके अंदर क्या है या उसने किन बातों को झेला है। तो इसे करियर में हमेशा प्रोफेशनल रहो। कभी भी किसी की पर्सनल लाइफ को आगे मत बढ़ाओ, अपना आराम से उस काम को करो। तो वो एक जिंदगी का अच्छा सबक मैंने लिया है। सेल्फ लव कितना ज़रूरी है, अपने आप से प्यार करना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद को खुश नहीं रख पाओगे, आप दूसरों को खुश नहीं रख पाओगे। बाकी ये सेल्फ लव की बात जो कर रहे हो आप, वो ये है कि वो भी अपने आप पे डिपेंड करता है। कोई बहुत तक घूमने में खुश होता है, कोई ज़्यादा खर्चा करने में खुश होता है, और कोई घर में शांत माहौल में 10 मिनट रहकर भी खुश हो जाता है। बात तो सारी सुकून की है। जैसे कुछ दिनों पहले मैंने एक इंटरव्यू की थी, बहुत अच्छे राइटर हैं मैडम बब्बू तीर जी, तो उन्होंने भी ये कहा था कि कुछ लोगों को कामयाबी में सुकून मिलता है और किसी इंसान के लिए सुकून ही कामयाबी है। तो बात तो सारी सुकून की है। अगर किसी इंसान को खुशी मिलती है पहाड़ों में घूमकर, वो पहाड़ घूम आए। अगर किसी को अपने घर में बैठकर शांति से कोई फिल्म देखकर खुशी मिलती, वो कर ले। किसी को किताब पढ़कर खुशी मिलती है। और मेरे ख्याल से मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है कि जो अच्छे इंसान है, जिनकी मेरे साथ अच्छी बॉन्डिंग है, उनके साथ चाय का कप पीकर मुझे लगता है कि वो चाय का कप जो है ना, वो मेरे लिए एक अमृत की तरह बन जाता है जब मैं उन लोगों की कंपनी में बैठती हूँ। तो मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी चीज़ें, अच्छी गुफ्तगू मैडम के साथ हुई हैं, क्योंकि सबसे बड़ा टीचर मेरे ख्याल से ये ज़िंदगी ही है। और इसमें सबसे ज़रूरी है ये जो थपेड़े हमें मिलते हैं ना, जो ठोकरें मिलती हैं, मेरे ख्याल से ये ज़रूरी है। जैसे आपने भी बताया कि आप ज़िंदगी में बने ही तब हो अगर ठोकर आई है, अगर आलोचना हुई है, अगर आपने कुछ सहा है, तभी इंसान जो है निखरता है। अक्सर हम कहते हैं कि मुसीबतों से घबराए ना, लेकिन हम इंसान हैं, हमारे अंदर भावनाएं हैं, एक कोमल हृदय भी है। हम कमज़ोर हो जाते हैं जब कोई मुसीबत आती है, तो हमें लगता है कि शायद ये अंत है, शायद हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो मुसीबतों का सामना करें कैसे, किस तरह से अपने आप को मानसिक तौर पर इतना मजबूत करें कि हम मुसीबतों के आगे हार ना माने? सबसे पहले तो भगवान पर विश्वास। जब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक आप मुसीबतों का मुकाबला नहीं कर सकते। उस पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है कि वो जो कर रहा है हमारे लिए अच्छा कर रहा है। दूसरा, सब्र। जो धैर्य है वह हमें आगे तक लेके जाता है। हम मुसीबतों से बच नहीं सकेंगे, रोकर हम मुसीबतों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। मेरे अपने जीवन में भी बहुत सारी मुसीबतें आई हैं। बहुत से लोगों ने मुझे कई कारणों से ताने भी दिए हैं, आलोचना भी मेरी की है, और मैं बहुत बार रोई भी हूँ। लेकिन अंत मैंने यही सोचा और यही मैंने माना कि सब्र रखना और भगवान पर विश्वास रखना, यही दो रास्ते हैं जो आपको मुसीबतों से आगे लेकर जा सकते हैं, और आप उन मुसीबतों का मुकाबला हंसकर कर सकते हो। कहते हैं कि जो अध्यापक होते हैं और जो माता पिता होते हैं वो एक समान ही होते हैं, क्योंकि दोनों का काम होता है कि हमें निखारना, हमें संवारना। और इस बीच में बहुत सारी डांट भी पड़ती है और थप्पड़ भी पड़ जाते हैं। आजकल चाहे ये ट्रेंड थोड़ा कम हो गया है, लेकिन मेरे ख्याल से जब आप विद्यार्थी रहे होंगे या जब आप छोटे होंगे, तो ये डांट, ये थप्पड़ जो है एक नॉर्मल सी बात होती है। क्या आपको लगता है कि जो डांट होती है प्यार के साथ वो भी ज़रूरी होती है? बिल्कुल ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर डांट ना हो तो हम सीधे रास्ते पर आ ही नहीं सकते। अगर हम गलत करते थे तो हमारे टीचर हमें डांटते थे कि हम पढ़ाई नहीं करते थे, या हमने उन्हें कक्षा परीक्षा दी, टेस्ट दिया, हमने नहीं किया तो हमें वो मारते थे। लेकिन पता नहीं, हमें बुरा नहीं लगता था। आज के बच्चों को वो चीज़ बुरी लगती है, और पेरेंट्स को भी बुरी लगती है कि अध्यापक डांट रहे हैं या मेरे बच्चे को मारा क्यों, और वो
टीचर की शिकायत लेके आते हैं, बट ज़िंदगी में हमें कभी बुरा नहीं लगा, हमें अच्छा लगता था। और घर आकर भी अगर बात कभी करते तो घर में हमारे पेरेंट्स में डांटते थे और एक ही बात कहते थे, जो टीचर ने किया वो ठीक किया, आपकी गलती भी डांटा होगा, हम उनके बारे में आपसे कुछ नहीं सुनेंगे। ये जो रिस्पेक्ट थी वो टीचर को आगे लेके जाती थी। बच्चे के मन में जो ये भाव था कि मेरा टीचर जो भी मेरे लिए करेगा वो मेरे भले के लिए करेगा, तो वो रिस्पेक्ट, वो प्यार बच्चे के मन में शुरू से ही पेरेंट्स ने डाल दिया था। तो हम लोगों को जब भी कभी डांट पड़ती थी, बहुत बार पड़ी है, जब भी कभी डांट पड़ती थी हमें कभी भी दुख नहीं हुआ, हमें ये चीज़ बिठा दी गई थी हमारे मन में, टीचर तुम्हारे भले के लिए कर रहा है, जो आज के युग में पॉसिबल नहीं हो रहा, क्योंकि आज पेरेंट्स ही टीचर का साथ नहीं दे रहे। दूसरा आपने प्रश्न किया पेरेंट्स के लिए, बिल्कुल मेरे पिता की डांट जो है वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। मुझे हिंदी एमए का शौक था, मैंने हिंदी एमए की, तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि बीएड बहुत ज़रूरी है तो तुम्हें जम्मू भेजूंगा। जम्मू चिनाब कॉलेज ऑफ एजुकेशन है जहाँ उन्होंने मेरी एडमिशन करवाई, और मैं बड़ी रो के गई कि कभी मैं अपने पेरेंट्स से अलग एक दिन भी नहीं रही थी। मैंने बड़ा अपने पापा को बोला मैंने नहीं जाना। वो कहते वो तो आप जाओगे। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, कोई बात नहीं, तुम मुझे रोज़ फ़ोन करना। उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, एसटीडी कॉल्स होती थी, तो बाहर जाके फ़ोन करना पड़ता था या उनके फ़ोन का इंतज़ार होता था। 2-3 दिन 4-5 दिन ऐसा हुआ कि डेली फ़ोन हुए, फिर मन में लगा कि अच्छा इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, एसटीडी कॉल है, ज़्यादा लगते थे, फिर धीरे धीरे कम किया। पर उनकी वो डांट और उनका वो मेरे लिए जो वो ध्यान कि मुझे बीएड करनी है, कि कल को मेरे फ्यूचर में ये काम आएगा, ये दोनों चीज़ें मेरे लिए टर्निंग पॉइंट थी। उस बीएड के बाद मुझे एक बहुत ही अच्छे स्कूल में जॉब मिली, कुंदन विद्या मंदिर, जहाँ मैं आज भी जॉब कर रही हूँ। मुझे वहाँ 21 साल हो गए हैं एक ही स्कूल में जॉब करते हुए, और मैं बहुत ही अच्छा स्कूल है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है जो हमारा बहुत ध्यान रखती है। तो यहाँ तक पहुँचने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर थे। जी, तो जैसे आप लिखती भी हैं, तो ज़्यादातर आप कविताएं किस पर लिखती हैं, किस विषय पर लिखती हैं? देखो, पहले जो मेरी कविताएं हैं वो मेरी ज़िंदगी पर आधारित है। मैंने कविताएं लिखनी शुरू की थी अपने दुख दर्द को कम करने के लिए, क्योंकि आप किसी को भी अपना दिल का दर्द इतना नहीं बता सकते। अगर आप बताते हो तो जो लोग हैं वो कभी ना कभी आपके साथ कुछ डिफरेंस हो तो वो लोगों को बता देते हैं, आगे आपकी बातें बढ़ा देते हैं। जहाँ तक फैमिली की बात है तो आपके दुख से आपके पेरेंट्स सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। उनके साथ शेयर करते हो बातें तो वो ज़्यादा दुखी होते हैं। तो एक यही रीज़न था कि सबसे पहले मैंने अपने दर्द को भुलाने के लिए लिखना शुरू किया। जो मुझे दर्द होता था, जो तकलीफ़ होती थी, वो मैं कागज़ पर उतार देती थी। किसी को नहीं पढ़ाती थी, लेकिन मेरे मन का बोझ हल्का हो जाता था, मुझे शांति मिलती थी। उसके बाद मैंने बच्चों पे लिखना शुरू किया। मेरे बच्चे जो मेरी क्लास में होते थे, मैंने उनके बारे में लिखना शुरू किया, जो वो पूरा साल क्लास में करते थे। तो क्लास के एंड में जब बच्चों ने जाना होता था नेक्स्ट क्लास में, तो मैं उनके बारे में कुछ छोटी सी कविता लिख के उनको सुनाती थी। उनके हर बच्चे की पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स को लेकर बच्चे बड़ा खुश होते थे कि मैम ने हमारे बारे में, हर बच्चे के बारे में कुछ ना कुछ लिख के बताती थी। उसके बाद मैंने जीवन पर लिखनी शुरू की, ज़िंदगी के संघर्षों पर, कि जो हम ज़िंदगी में देखते हैं उन पर लिखना शुरू किया। फिर प्रकृति पर। इस तरीके से कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। जो कोई भी विषय मुझे मिलता है, दिमाग में आता है, उस पर लिख देते हैं। कोई कविता आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मैं शेयर करना चाहूँगी। आपने परेशानी की बात की थी अभी, कि जब हम परेशान होते हैं तो हम क्या करें, तो उस पर मैं पहले एक कविता शेयर करूँगी। मैंने लिखी थी, ऐ परेशानी तू आकर कर देती है मुझे उदास, ऐ परेशानी तू आकर कर देती है मुझे उदास, पर तेरे आने के बाद ही होता है मुझे आभास कि खुशी पाने के लिए बहुत ज़रूरी है तेरे होने का एहसास। खुशी पाने के लिए बहुत ज़रूरी है तेरे होने का एहसास। बहुत खूब। अच्छा, जैसे आपने अभी बताया कि हम अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के साथ करेंगे तो वो दुखी होंगे, और अगर हम बाहर किसी इंसान के साथ करते हैं तो वो भरोसा नहीं होता कि कब आपकी बातें जो है वो आगे शेयर हो जाएं। तो
अकेलापन तो डिस्टर्ब करता होगा, तो फिर जब अकेलेपन के साथ आप डील करती हैं या अकेलापन आपको सताता है, तो किस तरह से अपने आप को उस परेशानी से, उस अकेलेपन से बाहर निकालती हैं? सबसे पहले ईश्वर पर विश्वास। जब भी मैं अकेली होती हूँ, मैं कभी ये नहीं सोचती कि मैं अकेली हूँ। मैं उस अकेलेपन में भी खुशी ढूंढती हूँ जी। अलग अलग तरीकों से। आप भीड़ में भी अकेले हो, आप तन्हा भी अकेले हो। आप पर, आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आपने अपने आप को अकेले समझना है कि नहीं। कई बार हम लोग पूरी महफिल में होते हैं लेकिन मन हमारा बहुत उदास होता है, तो हम उस महफिल में भी अकेले हैं। और कई बार हमारे साथ कोई नहीं होता, तब भी हम बड़े खुश हैं। तो मैंने उस अकेलेपन में सबसे ज़्यादा भगवान पर विश्वास किया। उसके बाद मैंने अकेलेपन में कविताएं लिखना शुरू किया, किताबें पढ़नी शुरू की, टीवी पर सॉन्ग्स सुनने शुरू किए, तो वो मेरे अकेलेपन के साथी बने। और सबसे बड़ा अकेलेपन का जो राज है वो ये है कि रात को अकेले बैठकर अपने तकिए से बातें कर लो, बात ही खत्म। आपने किसी को अपने दिल की बात बता दी, बस किसी ने सुन ली, आपने सुना दी, आपका अकेलापन दूर हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने कि आजकल ज़्यादातर लोग जो है ना, वो भीड़ में भी अकेले हैं, घर पर होते हुए भी अकेले हैं, क्योंकि इंसान को ना ये महसूस होना शुरू हो गया है कि मेरा अपना कोई नहीं है, या ये कह लो कि ट्रस्ट, विश्वास जो है वो हम किसी पर नहीं कर पाते हैं। अगर मैं आपकी बात करूं कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है आपकी, जो आपको टूटने नहीं देती, एक तो आपने कहा भगवान पर विश्वास है, इसके अलावा ऐसी कौन सी आपकी लाइफ में चीज़ है जिनको देखकर या जिनका एहसास करके आपको लगता है कि नहीं, मैंने इस चीज़ के लिए जीना है? मेरे माता पिता और मेरे बच्चे। जी। मैंने जब अपनी ज़िंदगी का एक कठिन निर्णय लेना था, तो अब मैंने अपने बच्चों को देख कर लिया। मैंने ये सोचा, देखो, एक लड़की बर्दाश्त कर सकती है, एक बेटी भी बर्दाश्त कर सकती है, एक बहू भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन एक माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वही है मेरी स्ट्रेंथ, मेरे बच्चे और मेरा परिवार, मेरे माता पिता। मैं उन्हीं को देखकर जीतती हूँ। कभी भी मेरे मन में मुश्किल आती है, कभी भी कोई कठिन दौर आज भी आता है, तो मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल होता है, मुझे अपने बच्चों को सिक्योर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए कुछ भी सहना पड़े, कोई भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी संघर्ष सहना पड़े, मैं करूँगी, लेकिन उनको एक अच्छी ज़िंदगी देना मेरा फ़र्ज़ है। तो इसलिए मेरे लिए मेरे माता पिता और मेरे बच्चे मेरी स्ट्रेंथ है। जाते जाते कुछ दर्शकों को या जो लोग आपको सुन रहे हैं, उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगी? जाते जाते मैं दर्शकों को सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हमेशा सकारात्मक सोच रखिएगा। ज़िंदगी में कभी निराश होकर कोई गलत काम मत कीजिएगा, क्योंकि निराशा को आशा में बदलना आपके हाथ में है। एक छोटी सी कविता अंत में सुनाना चाहूँगी। शुभ सोचोगे शुभ ही होगा, शुभ सोचोगे शुभ ही होगा, कुछ तो माँ की दुआओं का असर होगा, कुछ पिता की अनकही प्रार्थना का फल होगा, कुछ ईश्वर का रहमते करम होगा, जो भी होगा हमेशा अच्छा होगा, जो भी होगा हमेशा अच्छा होगा। बहुत धन्यवाद जी, आपने अपने आप समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई ही अगर हम इस फिलॉसफी पर चलने लग जाएं कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, और जो हो रहा है ये भी अच्छा ही हो रहा है, मेरे ख्याल से सब झगड़े जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आज हमने मैडम रचना के विचार सुने थे। अगर आप भी अपने विचार हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के विशेष प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।